वैकल्पिक उपचार पद्धति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी भी एलोपैथी को लोग ज़्यादा मान्यता देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आयुर्वेद भी अपनी जगह लोगों के बीच बनाता जा रहा है। और आज हमारा कुछ विषय जो है वो इसी से मिलता जुलता है। हमारा विषय है देसी उपचार पद्धति और जड़ी बूटी। दोस्तों, मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में इस विषय पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पुष्पा राय जी, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से। डॉक्टर जी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि आयुर्वेद जो है वो आजकल लोगों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है, इसका उपयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी और भी कुछ देसी तकनीक होंगी, देसी उपचार के तरीके होंगे जो आजकल लोगों में काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिनका चलन बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से उपचार पद्धति हैं? जी, सबसे पहले तो कोरोना महामारी हमारे सामने वैश्विक महामारी बनकर आई, तो सभी चिकित्सा पद्धतियों से लोग इलाज कराना और जो इजीली रीचेबल थी ऐसी चिकित्सा पद्धति जो अपने देश की है, पारंपरिक है, जो घर में भी उपलब्ध हो, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए नहीं चाहिए, तो ऐसी चिकित्सा पद्धति की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए जो उनको इजीली अवेलेबल हो, जिसमें आयुर्वेद द्वारा अपनी जो देश में प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा, उसमें आयुर्वेद का नाम आता है, यूनानी चिकित्सा का आता है, सिद्धा चिकित्सा का भी आता है। और मुख्यतः लोगों ने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का इस दौरान बहुत ही उपयोग किया और लाभान्वित भी होते रहे। जड़ी बूटी के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे अगला प्रश्न इसी से पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो एक आम इंसान को अपने घर में रखना ही चाहिए और जिसका लाभ जो है वो समय समय पर ले सकता है? जी, जैसे कि कोविड जो मेनली इसमें सिम्टम्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम से रिलेटेड होते हैं और वात कफज व्याधियाँ इसमें उसके लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारे किचन गार्डन में ही वात कफ शमन करने वाली बहुत सारी औषधियाँ हम अपने किचन में उगा सकते हैं, अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं। जैसे बहुतायत सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता ही है, उसकी जगह आप एक गुड़ची, अमृता जिसे बोलते हैं, अमृता का अर्थ ही है कि वो अमृत खुद में, मतलब वो अमृत ऐसा है कि वो खुद अमृत पी के ही पैदा हुई है, इस तरह की औषधि है और लोगों को भी ऐसा जीवनदायिनी औषधि है। तो उसको आप गमले में, और जितने मतलब कि बहुत ही कम संसाधनों में वो तुरंत लग जाती है, तो उसका एक टुकड़ा भी लगा देते हैं और उसका उपयोग करते हैं काढ़े में। उसकी पत्तियों को कच्चा भी खा सकते हैं। तो अदरक सभी के घर में होता ही है। उसके अलावा आप गिलोय, गुड़ची लगा लिया आपने, फिर एलोवेरा जिसका उपयोग हम लोग बहुतायता करते हैं पेट की समस्याओं में। और एलोवेरा तो बहुत से रोगों को दूर करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, हेयर फॉल हैं और प्लस उससे लोशंस बनते हैं, बहुत सारे उपयोगी हैं। प्लस पित्तज व्याधियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है वो। तो आपके किचन से संबंधित बहुत सारे मसाले आपके घर में उपलब्ध हैं जिससे आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इन सब का, हल्दी, आप घर में हल्दी उगा सकते हैं तो वो प्योर भी रहेगी और आप उसके जड़ का उपयोग कर सकते हैं प्योर तरीके से। तो इन सब हर्ब्स को आप अपने घर में उगा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, अजवाइन, मिंट है उसको भी उगा सकते हैं। उसकी भाप लेना, इसके पुदीना पत्ती और अजवाइन का इसमें भाप लेने से कफ शामक होता है, तो कोविड के मरीजों में लाभकारी होता है कफ। और अगर सामान्य सर्दी खांसी या बुखार की हम बात करें, कोविड की नहीं बल्कि जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो जिन औषधियों का, जिन जड़ी बूटियों का जिक्र आपने अभी किया है, क्या ये उसके लिए भी फायदेमंद है? जी, बहुत उपयोगी रहेंगी। जैसे ज्वर है और ज्वर के साथ साथ सर्दी खांसी भी है, तो आप सर्दी खांसी के लिए अदरक स्वरस ले लीजिए, तुलसी के पत्ते का भी रस ले लीजिए और अदरक और उसमें शहद मिला लीजिए बराबर मात्रा में, 1-2 चम्मच बना लीजिए दोनों को। आधा चम्मच अदरक का रस उसमें आ गया, आधा चम्मच तुलसी स्वरस निकाल लिया आपने और 1-2 चम्मच उसमें शहद मिला के बड़े बच्चों में भी उसको बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और सर्दी खांसी से बचाया जा सकता है बच्चों को। उसके अलावा जो अमृता है उसका काढ़ा बनाइए, उसमें लौंग डाल के, इलायची और काली मिर्च डाल के, तो आप फीवर से भी उससे निजात मिल सकती है। बुखार में भी बहुत उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी कहा था कि किचन में हमारे जो मसाले हैं उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मैंने सुना है कि जो डॉक्टर
डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग करने से मना करते हैं, इस बारे में आपका क्या मत है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मसाले हम मात्रा में उपयोग करेंगे, एक्सेस में नहीं, कि काली मिर्च थोड़ी गर्म होती है तो वो चुटकी भर की मात्रा में उपयोग करना है। दालचीनी एक आधा चम्मच, मतलब आधा चम्मच से भी कम, यदि पूरे परिवार के लिए है तो 1 चम्मच ही काफ़ी है, छोटा चम्मच, अच्छा। टीस्पून। और लौंग भी ऐसे ही आधा चम्मच ही अपने आप में बहुत कारगर है। तो खांसी के लिए आप आधा चम्मच लौंग पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, उसका बहुत अच्छा खांसी में उपयोग है। अच्छा। और प्लस अपनी बहुत सारी आयुर्वेद की बनी बनाई औषधियाँ हैं, जैसे ताली के चूर्ण आते, तालिश आदि चूर्ण है, सीतोपल आदि चूर्ण है, ये बहुत ही कारगर हैं। इनको शहद के साथ सभी को दिया जा सकता है सर्दी, खांसी, बुखार के लिए, और बहुत उपयोगी है। ओके। आजकल एक और चिकित्सा पद्धति है जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, पंचकर्म के नाम से हम इसे जानते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी कुछ जानकारी दें। जी, आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा की जाती है, 2 तरीके से की जाती है, 2 पद्धतियाँ हैं। एक शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा, जैसे कोई मरीज आया, उसका पित्त बढ़ा हुआ है तो हम उसको पित्त कम करने वाली दवाइयाँ देंगे और वो पित्त का वहीं शमन हो जाएगा। लेकिन बाद में भी वो बार बार उसको पित्त प्रकोपित की यदि रहती है, ये सिम्टम्स उसको बार बार ऐसी परेशानी रहती है, तो फिर हम उसे शोधन चिकित्सा कराते हैं। तो शोधन चिकित्सा को ही पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। तो उसमें 5 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, और पूर्व कर्म और प्रधान कर्म में पंचकर्म आता है, और उसके बाद पश्चात कर्म होता है। तो इसमें पंचकर्म में मेनली हम वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण कराते हैं। कफज रोगों के लिए वमन कराना है, और पित्तज रोगों में विरेचन देते हैं, और वातज रोगों के लिए हम लोग बस्ती का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये जो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति जिसके बारे में आप अभी बता रहे हैं, तो ये क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी करवा सकता है या ज़रूरी है कि उसे कोई बीमारी होनी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने पूछा, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि क्या पंचकर्म सिर्फ रोगी ही करा सकता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे आपके शरीर में या आपकी खुद की गाड़ी है, तो आप सर्विसिंग के लिए यदि जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी गाड़ी बंद हो जाए, रुक जाए, तभी आपको सर्विसिंग के लिए जाना है। आपको इतने माइल्स चल लिया, इतने किलोमीटर्स चल लिया, उसी तरह से आपका शरीर है। आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते रहते हैं, आम बनता रहता है शरीर में। तो साल में एक बार कम से कम सभी को पंचकर्मा कराना चाहिए। उसमें कुछ सीजनल होते हैं पंचकर्म जो हैं, जैसे कफज व्याधियों के लिए, या कफज जो कफ प्रकोपित, कफ वमन कराना है कफज के लिए, तो बसंत ऋतु सर्वोत्तम है। उसमें कफ सर्वाधिक बढ़ा रहता है, तो उसमें उस कफ को दूर कर सकते हैं। पित्त व्याधियों के लिए हम लोग शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं, और वर्षा ऋतु में बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो साल में एक बार ये शोधन प्रक्रिया सभी को आजमानी चाहिए। और भी कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो एक आम इंसान को बरतनी चाहिए इस पंचकर्म कराने के पहले? पंचकर्म से पहले कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं, और स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म करते हैं। उस दौरान ही उनको भोजन से दीपन पाचन वाली भोजन देते हैं, और वो पूर्व कर्म में समाहित होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप चिकित्सक के पास जाइए, और वो प्रोटोकॉल उसका डिसाइड करके आपको बेहतर उसमें बता देंगे कि इस ऋतु में, इस महीने में इतने दिनों का आपका प्रोटोकॉल रहेगा, इतने दिनों तक पूर्व कर्म चलेगा। वो पूरा शेड्यूल होता है, उसी हिसाब से डिजीज वाइज, जैसी डिजीज हो। और यदि बिना व्याधि के हैं तो वमन या कोई भी पंचकर्म, बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। तो बिना व्याधि के आप बसंत ऋतु में किसी भी चिकित्सक से मिलकर पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा सकते हैं पंचकर्म के द्वारा। आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि पंचकर्म कराने के इसका लाभ लेने के लिए व्यक्ति को रोगी होना चाहिए या उसे किसी प्रकार की बीमारी होनी चाहिए। कोई भी पंचकर्म करवा सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी उसका पंचकर्म करवा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो देसी उपचार है आयुर्वेद, इसके जरिए जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी, आयुर्वेद तो अपने आप में जीवन जीने की ही कला है। आयुर्वेद के द्वारा आप अपने शरीर को व्याधि मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए ताकि उस व्याधि उस तक पहुंच न पाए। तो उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से रहन सहन
और दिनचर्या ऋतुचर्या का वर्णन है। इसके अलावा मानसिक कैसे शांति, क्योंकि हमारे यहाँ स्वस्थ की परिभाषा में सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने को ही स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा नहीं, उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से सब तरीके से यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसे ही स्वस्थ माना गया है। तो इसका मतलब कि हमारे आयुर्वेद में शरीर के अलावा मन को भी स्वस्थ रखने की विधियां बताई गई हैं। तो इस तरह से आप आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, और जो इस कला को सीख लेता है वो दीर्घायु होकर, निरोगी होकर जीवन जीता है। बिल्कुल, यानी स्वस्थ व्यक्ति वही है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक है, बल्कि उसका मन आत्मा भी प्रसन्न होना चाहिए। वही पूर्णतः स्वस्थ माना गया है। योगा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि योगा भी लोगों में बहुत ज्यादा चलन में है अभी। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को योगा सिखाया जाता है, योगा दिवस हम मनाने लगे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आयुर्वेद और योग एक दूसरे से काफ़ी मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि आप यदि आयुर्वेद दिनचर्या अपनाते हैं तो उसमें योग अपने आप ही शामिल हो जाता है। सुबह की शुरुआत ही योग से और प्राणायाम से होती है। तो जिन लोगों को बिना व्याधि रहित रहना है उन्हें सुबह उठ के प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम है और एक्सरसाइज है, बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उन सब का पालन करें, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है उन सबको देख के और फॉलो करें और स्वस्थ रहें, योग के द्वारा भी स्वस्थ रहें। लाइफ स्टाइल में आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है और कोरोना के बाद से ख़ास तौर से जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, उसके लिए भी आयुर्वेद और योगा एक्सरसाइज, जो तमाम एक्सरसाइज हैं, चाहे वो जिम हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्या आप मानती हैं इससे? जी हाँ, हम अपने शरीर की सुरक्षा दो तरीक़ों से अभी कोरोना की वजह से कर रहे हैं। एक तो बाह्य सुरक्षा, जिसमें कि हाँ सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके अलावा शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में दिनचर्या के अलावा आप भोजन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो अपथ्य भोजन, यानी कि जो भोजन आपके शरीर, आपकी प्रकृति के लिए अपथ्य है, जो प्रकृति को मतलब यदि कोई व्यक्ति वातज प्रकृति है तो उसको वातल आहार नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो वात को बढ़ा देंगे तो बहुत सारे वातज दोषों से संबंधित व्याधियाँ हो सकती हैं। तो कोरोना में हमें ये सिखाया कि हम जो व्याधियां हैं, वातज, पित्तज, कफज, जो भी शरीर में अपनी व्याधियां हैं, उसको योग प्राणायाम के द्वारा और दिनचर्या के द्वारा और प्लस अपनी भोजन में पथ्य भोजन का सेवन करके हम उसे दूर रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह का हमें अपना भोजन रखना चाहिए? और जिन जड़ी बूटियों के बारे में अभी आपने बताया था, क्या उसमें भी ऐसी कोई जड़ी बूटियाँ हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले है कि आपका भोजन संतुलित आहार होना चाहिए। आपके भोजन में 50% उसमें फल और सब्जियां होनी चाहिए। प्रोटीन की भी 24 घंटे में 50% आप सब्जियां खाएं। मतलब जो भी आपकी थाली, जब भी आपकी थाली आए तो उसमें आधा मात्रा फलों और सब्जियों को, और जो भी मौसमी फल आपके एरिया में जो उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे फल खाने हैं, क्योंकि अनार है या कुछ भी है, ये सब सीजनल हो गए, या सेब है, सीजनल नहीं होते हैं, मतलब पूरे मौसम में प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। तो जो मौसमी फल हैं, अभी जैसे अमरूद बहुत आएंगे, संतरे आ रहे हैं, तो उनका सेवन करिए और उनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा बहुत सारे महंगे फल हैं, उनको आप न भी लें तो नॉर्मल साग सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं, इन सब से सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन और विटामिन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोटीन के लिए बहुत सारी दालें हैं, तो दालों में भी मोटे जो दालें हैं, मतलब बिना छिलका सहित उनका उपयोग करें तो वो ज़्यादा उपयोगी होती हैं, क्योंकि आजकल छिलका रहित दाल का उपयोग ज़्यादा होता है। तो उसकी जगह हम छिलके वाली दाल, साबुत दाल का उपयोग करें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मैंने अक्सर सुना है कि सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है वो हमें राजा की तरह करना चाहिए, और जो रात का भोजन होता है वो रंक की तरह करना चाहिए, अर्थात एक गरीब की तरह करना चाहिए। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ऐसा है कि हमारी जठराग्नि सुबह के समय रात भर हम
रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है पूरी रिजुनोवेट हो जाती है और अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेती है। तो अग्नि प्रदीप्त रहती है सुबह के समय, और सूर्योदय जब तक रहता है तब तक आपकी अग्नि प्रदीप्त रहती है, और संध्या होते ही अग्नि मंद होती जाती है। तो शाम का भोजन रंग की तरह इसलिए करना चाहिए क्योंकि अग्नि मांद्य होता है। यदि आप उस समय बहुत हैवी गुरु, पूड़ी, छोले, पराठे, ढेर सारा भोजन कर लेंगे तो आपको पाचन नहीं होगा वो भोजन, और यदि वो भोजन सही तरीके से पचेगा नहीं तो आम की उत्पत्ति होगी। और हमारे यहाँ आम जो है एक टॉक्सिक मटेरियल्स जो आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उससे बहुत सारी व्याधियों का वर्णन है। तो सबसे पहले हमें उसे आम का ही निस्तारण करना है। तो रात का भोजन यदि आप हल्का भोजन रखते हैं और बहुत ही कम मात्रा में रखते हैं, रंग की तरह रखते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और भोजन ये हो कि रात में शयन करने से 2 घंटे 3 घंटे पूर्व का हो, मतलब शाम के 7-8 बजे तक आपका भोजन, रात्रि भोजन समाप्त हो जाता है, तो आप मोटापे से भी ग्रसित नहीं होंगे और बहुत सारी व्याधियों से बचे रह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। कृषि हो आधुनिक, किसान हो उन्नत, यही उद्देश्य है कृषि दर्शन का। कृषि दर्शन में देखिए जमीन की तैयारी, जल प्रबंधन, खाद व उर्वरक प्रबंधन, कीट व रोग नियंत्रण, फलों की खेती हो या फूलों की खेती या हो सब्जियों की खेती, सारी जानकारियाँ आप पाएंगे कृषि दर्शन में। और जानेंगे मुर्गी पालन, बटेर पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन के बारे में। इसके अलावा कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार शाम 5:30 बजे। तो देखते रहिए कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5:30 से 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैडम, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और दर्शकों, मैं आपको फिर से एक बार अपना आज का विषय बता दूं। हमारा विषय है आज का देसी उपचार पद्धति और जड़ी बूटी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोल्डन मिल्क का भी मैंने कई बार जिक्र सुना है डॉक्टरों से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देसी उपचार की बात करते हैं तो ये गोल्डन मिल्क क्या है और ये किस तरह से फ़ायदेमंद है? जी, हमारे यहाँ आयुर्वेद में दूध को जीवनीय कहा गया। जीवनी मतलब जीवन देने वाला, और दूध अपने आप में ही ओजोवर्धक है। ओज शरीर में हमारे सप्त धातुएं होती हैं। सप्त धातुओं में ओज धातु सभी धातुओं के बाद उसकी उत्पत्ति होती है। तो दूध से ओज धातु भी बनती है, ओजोवर्धक है दूध और जीवनी है। उसके अलावा उसमें यदि हल्दी मिला दी जाती है तो वो और उसके गुणों की वृद्धि हो जाती है। और वो अभी जो कफ कारक व्याधियां हैं और कोविड के संदर्भ में इम्यूनिटी बूस्टर है, इन्फ्लेमेशंस को भी हल्दी कम करती है। तो गोल्डन मिल्क दूध में हल्दी को मिला करके और उसमें कुछ और औषधि मसाले जैसे कि दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, लौंग, इन सब का भी उपयोग करके हम गोल्डन मिल्क से भी सीजनल बीमारियों से बचे रह सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बच्चे भी आसानी से पिएंगे। मैं आपसे काढ़ा के बारे में भी जानना चाहूँगी कि आप काढ़ा की प्रॉपर एक रेसिपी बताएं जिसे कोई भी व्यक्ति ताउम्र ले सकता है। ऐसी कोई रेसिपी काढ़े की? ऐसा तो काढ़े का ताउम्र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे सीजनल ही ज़रूरत पड़ती है। ताउम्र लेने के लिए कुछ रसायन औषधियां हैं, वो ताउम्र ली जा सकती है, जैसे कि चमनप्राश है ना, अश्वगंधा पाउडर है। इसको ताउम्र बच्चे से लेके बूढ़े तक इसमें मात्रा अलग अलग हो जाती है, बट सभी इसका सेवन कर सकते हैं और वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, वय स्थापन करते हैं और सभी दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं। आंवले का उपयोग, जैसे अभी सीजन है आंवले का, तो भरपूर उपयोग करें। विटामिन सी की जगह आंवले को प्रेफर करें। इसमें 20% इसमें विटामिन सी होता है और नेचुरल सोर्सेज से हमें विटामिन सी मिल रहा है। तो आंवले को आप अचार बना के, कच्चा चटनी बना के, जिस भी रूप में आप आंवले का उपयोग करना चाहते हैं, इस पूरे सीजन आपको अच्छा उपयोग करना चाहिए। और अश्वगंधा का उपयोग आप ताउम्र कर सकते हैं। वो रसायन औषधि है जो अपने बॉडी को, हमारे शरीर को रिजुनोवेट करती है, प्लस मसल मास बढ़ाती है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उन्हें
उन्हें ज़रूर अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। जिनको मानसिक व्याधियां हैं, अनिद्रा है, चिंता है, शोक है, उनमें भी ये बहुत अच्छी कारगर औषधि है। और निद्रा कारक भी है। जिनको नींद ना आने की समस्या है, एंजाइटी है, उनके लिए भी बहुत गुणकारी। नींद न आने की समस्या, अखबारों में मैंने पढ़ा है कि जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं कोविड-19 से, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। नींद नहीं आती उनको, या फिर बहुत ज़्यादा थकावट होती है। इससे दूर कैसे रह सकते हैं? जी, कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं उसमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स, फिर मॉडरेट सिम्टम्स और फिर सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो किसी पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स में फीवर लगातार 1-2 महीने तक बना रह सकता है, और वीकनेस 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक वीकनेस भी बनी रह सकती है। अनिद्रा, बेचैनी और चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, बहुत सारी मानसिक व्याधियाँ उसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि व्यक्ति एक तरह से तो 15 दिन आइसोलेशन में रहता है, तो वो अपने आप में ही मानसिक व्याधियाँ घेर लेती हैं उसे। तो उसे सोशल कांटेक्ट में भी, मतलब कोविड से रिकवर होने के बाद अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स में रहें, अच्छे अपने घर वालों से बात करें। और ये अश्वगंधा जो बताया, इसके 1-2 और प्रिपरेशन है। अश्वगंधा लेह भी आता है, और अश्वगंधा रिस्ट जो है वो निद्राजनक भी है, तो उसका उपयोग दिन में 2 बार करें। अश्वगंधा रिस्ट 10 ml की मात्रा में। अश्वगंधा पाउडर भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि बल्य भी है, क्योंकि उसमें बल क्षय भी है और थकान लग रही है। तो औषधि अश्वगंधा का उपयोग करें, च्यवनप्राश का उपयोग करें। उस दौरान खान पान अच्छा रखें, और प्राणायाम और योग को जरूर शामिल करें। वो डिप्रेशन को भी दूर करेगा इस वजह से। और बल के हिसाब से ही सारे आप जो भी प्राणायाम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, तो आप अपने बल के हिसाब से, बहुत थकाने वाला नहीं, जैसे पहले दिन 5 मिनट किया तो फिर 6 मिनट, 7 मिनट, धीरे धीरे वो अपनी जो भी व्यायाम की प्रक्रिया है उसके समय को धीरे धीरे बढ़ाना है। चूँकि आप पेशेंट से डायरेक्ट उनके टच में रहती हैं, सीधा संपर्क आपका रहता है रोगियों से, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी आम समस्या है जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पेशेंट्स आते हैं, और उनका आप क्या देसी उपचार उन्हें बताती हैं, रोग भी और उसका उपचार भी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो व्याधियाँ पेशेंट आते हैं, तो अभी सर्दी जुकाम बुखार के ही ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तो उन्हें जो अभी मैंने पहले काढ़ा बताया कि आपको अदरक और तुलसी और काली मिर्च और उसमें गुड़ में पका के उनका उपयोग, और सर्दी जुकाम बुखार के लिए शीतोपलादी और तालीसादी चूर्ण का उपयोग, और अदरक का स्वरस और तुलसी स्वरस और उसमें शहद मिला के इसका उपयोग। उसके अलावा जो जॉइंट पेन और इन सब के मरीज आते हैं, उनको ठंड में खास तौर से जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी विशेष प्रकार के बहुत सारे क्वाथ उपलब्ध होते हैं, जैसे कि रासना एरंड क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ है, वो आयुर्वेदिक औषधि जो केंद्र हैं वहाँ उपलब्ध हैं। तो उन काढ़ों का उपयोग मेनली हम जॉइंट पेन के लिए करते हैं, और प्रिपरेटरी ऑयल्स भी आते हैं जो लोकल मसाज के लिए। इस तरह से हम लोग उसको अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तमाम जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी राय इस पर मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खेती का जो ऑप्शन है, जड़ी बूटियों की खेती का ऑप्शन, ये भी यहाँ फ़ायदेमंद है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत के रूप में लोग इसे अपना सकते हैं क्या? हाँ, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसा है कि अभी WHO ने भारत को ही पारंपरिक औषधियों का केंद्र एक तरह से चुना है, कि सेंटर फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इसके लिए पारंपरिक औषधियों के लिए अपने भारत को चुना है। तो यदि हमारे यहाँ अच्छी औषधि अच्छी मात्रा में और क्वालिटी वाली औषधियों का बाजार बहुत अच्छा, जो भी हमारे कृषक भाई हैं वो लोग, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, और अभी अमृता है, अश्वगंधा है, इनकी खेती करते हैं, तो वो कम जगह की भी कम ज़रूरत होगी, कम लागत में ये खेती होती है, और प्लस ये बहुत ही, मतलब उनके लिए इनकम से रिलेटेड, उससे बहुत अच्छा इनकम फ़ायदेमंद है, इनकम कमा सकते हैं। कुछ लाइसेंस या कुछ और सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ के बाद इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए डॉक्टर जी, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।